नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। महिला पर्यवेक्षक के रिवीजन क्लास में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में पढ़ा था, राज्य महिला आयोग और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था, और कुछ आयोग थे जैसे कि समाज कल्याण बोर्ड, बाल संरक्षण आयोग और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यालय एवं संस्थाएं थी, है ना, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी परियोजना के अंतर्गत घूमने वाला है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मतलब कि इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र की सभी सेवाएं और पोषण से संबंधित अभियान आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, इस सेवा योजना के अंतर्गत भी हम आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे और उद्देश्यों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि इस एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन कौन से हितग्राही आते हैं। यहाँ से सवाल पिछले वर्षों में पूछा गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पिछले वर्ष में पूछा गया है तो आने वाले वर्ष में पूछा नहीं जा सकता। इसके पूरे चांसेस हैं, हितग्राहियों के बारे में हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाओं के बारे में, जो मुख्य 6 सेवाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि 1 अप्रैल 2023 को इनके मानदेय को बढ़ाया गया था, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता, सहायिका और CDPO के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन किराया के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए, जो आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए ज़्यादा सहायक होने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। क्या हुआ था वित्तीय वर्ष 2021-22 में, जो एकीकृत बाल विकास परियोजना है, एकीकृत बाल विकास परियोजना को समेकित बाल विकास परियोजना भी कहा जाता है। ये एकीकृत बाल विकास योजना और प्रधानमंत्री की जो समग्र पोषण योजना है, इन दोनों को पुनर्गठित करके एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। देखिए, इस पुनर्गठित योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती है? तो ICDS की सेवाएं। ICDS मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे ही? एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। और क्या क्या है इसके अंतर्गत? पोषण अभियान है, किशोरियों के लिए योजना है और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में ये जो ICDS है ना परियोजना, इसे ही क्या कहा जाता है? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कहा जाता है, सम्मिलित रूप से। किसके सम्मिलित रूप से? पोषण अभियान के सम्मिलित रूप से। अगर मैं ये कहूँ कि एकीकृत बाल विकास परियोजना के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, इसका तात्पर्य यह है कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ? आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के बारे में चर्चा कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसका मतलब मैं आपको किसके बारे में बताने वाली हूँ? तो ICDS के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि पूरे भारत देश में ICDS के तहत ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है? तो हमको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं और
इसी परियोजना का नया नाम क्या रखा गया है? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं ICDS को। एकीकृत बाल विकास परियोजना। जैसा कि हमको पता है कि हमारे भारत देश की कुल जनसंख्या का 2/3 हिस्सा महिलाओं एवं बच्चों का है। तो इन महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए और इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एकीकृत बाल विकास योजना को संचालित किया जा रहा है। या फिर हम ये कहें कि जितने भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं, इन सभी महिलाओं के अंतर्गत जो कुपोषण की समस्या है, इसे कम करने के लिए ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम। ठीक है, ये एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। ये डेट ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है कि कुछ सवाल बहुत इजी आते हैं, कुछ सवाल थोड़े मध्यम किस्म के आते हैं और कुछ सवाल जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं। तो जो इजी सवाल होते हैं ना, वो सबसे बन जाते हैं। जो मीडियम लेवल के सवाल होते हैं वो किसी किसी से बनते हैं, और जो टफ जो सवाल होते हैं मेन कंपटीशन तो वही होता है। ठीक है, तो ये इजी सवाल है, लेकिन ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एकीकृत बाल विकास परियोजना है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। अब हम बात करते हैं इनके उद्देश्यों के बारे में। तो इनके ये जो योजना है, इसके कुल 5 उद्देश्य हैं। इन 5 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था, और इन 5 उद्देश्यों को हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कैसा आएगा कि एकीकृत बाल विकास योजना के उद्देश्य क्या हैं? आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा सही है। 1 या 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का नींव डालना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तीसरा उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। देखिए, रुग्णता का क्या मतलब होता है? तो ये बीमारियों से संबंधित है। ठीक है, बीमारियों के रेट में कमी लाने की बात की जा रही है यहाँ पर। चौथा उद्देश्य बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। और सबसे लास्ट उद्देश्य है उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना। हमने पढ़ लिया पूरा, पर क्या हमको याद हुआ? नहीं। तो चलो अभी से हम याद भी कर लेते हैं। क्या क्या उद्देश्य देखा था हमने? हमें याद करना है ना, तो हम अच्छे से समझते हैं। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। ठीक है, हमें किस में कमी लाना है? तो ये सभी दरों में, कुपोषण में, रुग्णता में कमी लाना है। ठीक है। अब दूसरा, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारना। ठीक। तीसरा क्या ध्यान में रखना है हमें कि ये जो बच्चे हैं, है ना, इनकी मानसिक या मनोवैज्ञानिक
शारीरिक और सामाजिक विकास करना, ठीक है, सामाजिक विकास का नींव डालना। ठीक, क्या सुधारना है हमें? तो स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारना है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। और ये जो बच्चे हैं इनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का नींव डालना है इनमें। ठीक, चौथा, विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी नीति निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, है ना, उनमें तालमेल बिठाना। और सबसे लास्ट है माताओं की क्षमता बढ़ाना। किस चीज़ के लिए क्षमता बढ़ाना? तो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किनकी क्षमता बढ़ाना है? तो माताओं की क्षमता बढ़ाना। ये 5 उद्देश्य हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे हितग्राहियों के चयन के बारे में। ये सवाल पिछले वर्ष में पूछा गया था और अब भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से हितग्राही ही हैं जो इस एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरी बालिकाओं के बारे में। किशोरी बालिकाओं का एज ग्रुप कितना है? तो 11 से 18 वर्ष। ठीक है। 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चे और गर्भपात एवं स्तनपान करने वाली माताएं। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि लगभग सभी महिलाएं एवं बच्चे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हितग्राही के अंतर्गत सभी की सभी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं और बच्चे, ये सभी आ जाते हैं जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। ठीक है। फिर भी इन्हें 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है और ये कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है। 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, स्तनपान एवं गर्भपात महिलाएं या माताएं और किशोरी बालिकाएं। अब हम बात करने वाले हैं एकीकृत बाल विकास परियोजना की सेवाओं के बारे में। 6 मुख्य सेवाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है, ध्यान में नहीं रखना है, इन्हें हमें याद रखना है, कंठस्थ करना है और यही इसी लेक्चर में करना है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? टीकाकरण। कुछ चीज़ें तो हमें ऐसे ही पता होती है, जैसे कि हम आंगनबाड़ी के बारे में जानते हैं, तो हमको क्या क्या पता होता है कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। पोषण से संबंधित भोजन दिया जाता है बच्चों को। और तीसरा, सबसे लास्ट है, शाला से पूर्व की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। ये शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये भी ध्यान में रखना आप। ठीक, तो कुछ बातें तो हमें याद रहती, यही सेवाओं को हमें एक सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करके यहाँ पर पढ़ना है और उसे याद में रखना है। तो सबसे पहली सेवा है टीकाकरण। तो जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, है ना, समस्त गर्भवती माताएं, किशोरी बालिकाएं और 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे, इन सभी को टीकाकरण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र में, इन सभी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र में कराई जाती है। ठीक। दूसरा है स्वास्थ्य जांच। अब स्वास्थ्य जांच किसका होगा? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच होगा, किशोरी बालिकाओं का, धात्री महिलाओं का, समस्त गर्भवती महिलाओं का। ठीक, तो ये जो हितग्राही है ना, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो टीकाकरण के लिए क्या है? गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और 6 वर्ष तक के बच्चे, ये सभी हितग्राही स्वास्थ्य जांच में भी आते हैं। बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? तो धात्री माताएं। ये धात्री माताएं क्या होती हैं? तो जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उन्हें ही धात्री महिलाएं कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो यहाँ पर ये भी आ जाता है। चूँकि स्तनपान करने वाली महिलाओं को टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस कैटेगरी में ये धात्री महिलाएं तो नहीं है। ठीक है। हर महीने कोई एक दिन डिसाइड किया जाता है, उस दिन स्वास्थ्य जांच का प्रोग्राम किया जाता है। किनके लिए? बच्चों एवं महिलाओं के लिए। जनरली ये जो एक दिन होता है, या तो ये मंगलवार होता है या तो शुक्रवार।
ठीक। ये जितने भी कार्यक्रम है सभी के सभी आंगनबाड़ी के परिक्षेत्र में होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारी सेवाएं हैं, तो उनके परिक्षेत्र में ही ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक। तीसरा है संदर्भ सेवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र के खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, ये एक्चुअल में संदर्भ सेवाओं का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी महिला या बच्चे बीमार है, ठीक है, तो उनकी पहचान करना और उनका सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। तो खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, बच्चे, महिलाएं 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे। जो कुपोषित बच्चे हैं, अगर ऐसा लगता है, ऐसी आवश्यकता हमें समझ में आती है कि नहीं इनका इलाज करवाना ज़रूरी है, तो उनका इलाज भी करवाया जाता है। विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, जोखिम वाले इन द सेंस कि ये जो बीमार बच्चे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि बीमार हैं या फिर महिलाएं जो कि गर्भवती है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो खतरे के लक्षण में है, तो उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है। ये सुविधा भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है पूरक पोषाहार। पूरक पोषाहार का मतलब इसका मतलब है कि जितनी भी हितग्राही महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें पर्टिकुलर पोषण के लिए भोजन दिया जाता है। ठीक है, इसे ही पूरक पोषाहार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो समस्त गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं मतलब कि धात्री महिलाएं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। यहाँ पर आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि 0 से 6 माह तक के बच्चे नहीं आते, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, क्योंकि 0 से 6 माह तक के बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पोषण शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं महिलाओं एवं बच्चों को। मतलब कि उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं, ये सारी शिक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान की जाती है। किन्हें प्रदान की जाती है, तो समस्त 15 से 45 साल की महिलाओं को। देखिए ये इतने पूरे कैटेगरी में ये जो हितग्राही का ये वाला जो कैटेगरी है ये पहली बार हमें देखने के लिए मिला। इन्हें क्या दिया जाता है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा दी जाती है समस्त 15 से 45 साल की महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री माताओं को और किशोरी बालिकाओं को। इसमें बच्चे नहीं हैं। ठीक, माताएं हैं, महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, इन सभी को क्या दिया जाता है, स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा दी जाती है। ठीक। सबसे लास्ट है हमारा शाला से पूर्व शिक्षा। ठीक। आंगनवाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के अंदर सामुदायिक रूप से बच्चों को अनौपचारिक तरीके से शिक्षा दी जाती है और ये बच्चे कितने आयु वर्ग के होते हैं, तो 3 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। ठीक। क्या क्या हो गया, सबसे पहला क्या है, टीकाकरण। नेक्स्ट स्वास्थ्य जांच। थर्ड पूरक पोषाहार। फोर्थ संदर्भ सेवाएं। फिफ्थ स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और लास्ट है शाला से पूर्व शिक्षा। ध्यान में रहेगा, चलो याद कर लेते हैं, हम लिख भी लेते हैं। सबसे पहला क्या है, तो टीकाकरण, ये सभी को पता होता है। दूसरा स्वास्थ्य की जांच करना, अगर बीमार हैं तो उन्हें संदर्भ की सेवा देना, मतलब उस बीमारी से इलाज करवाना, और जितनी भी माताएं हैं उन्हें ये बताना कि स्वास्थ्य एवं अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे पोषण के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा और पूरक पोषाहार ज्ञान के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र जो है भोजन भी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे लास्ट है शाला पूर्व शिक्षा। ठीक, याद रहेगा आप लोग को। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखना, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा में केवल महिलाएं कन्याएं हैं, बच्चे नहीं हैं, और शाला से पूर्व शिक्षा में
केवल बच्चे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि पूरक पोषाहार में ये जो बच्चों का कैटेगरी है इसमें 0 से 6 माह तक के बच्चे नहीं आते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है आपको पूछा जाएगा और ये जो हितग्राही है ना, ये जो इनका वर्गवार जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को जो मानदेय दिया जाता है उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी अभी इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया है 1 अप्रैल 2023 को, और यहाँ से सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारत शासन के द्वारा इन्हें 2700 रुपये, राज्य शासन के द्वारा 3800 और टोटल इनको सैलरी 6500 रुपये 1 अप्रैल 2023 से पहले दी जाती थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से पहले और 1 जुलाई 2019 के बाद 19 से 23 तक ये इनकी सैलरी थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 1 अप्रैल 2023 से इनकी सैलरी हो गई है 10,000 रुपये। अब सवाल कैसा पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में इनकी सैलरी कितनी है, या फिर दूसरे शब्दों में कि पिछली सैलरी और नई सैलरी में कितने की बढ़ोतरी की गई है। तो कितने की बढ़ोतरी की गई है? 3500 की। ठीक, उसी प्रकार से आंगनबाड़ी सहायिका में भारत शासन के द्वारा उन्हें 1350 रुपये, राज्य शासन के द्वारा 1900, टोटल 3250 रुपये दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में उनकी सैलरी 5000 रुपये हो चुकी है। तो इंक्रीमेंट कितने का है? 1750 रुपये का। ठीक, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता, इनकी सैलरी पहले कितनी थी? 4500 रुपये, जिसमें केंद्र और राज्य का अंश यहाँ पर दिया गया है 2100 और 2400। ठीक है, टोटल 4500 सैलरी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इनकी सैलरी हो गई है 7500 रुपये, और इसमें अंतर कितने का है? तो 3000। देखिए, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता ही होते हैं, वहाँ सहायिका का कोई पद नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों सैलरी है ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो इंक्रीमेंट किया गया है ना, ये केवल राज्य शासन के द्वारा किया गया है। तो बहुत सारे प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि उनकी जो टोटल सैलरी है उसमें राज्य शासन का कितना अंश है। तो अभी कितना अंश हो गया? तो ये देखिए, ये है राज्य शासन का अंश। टोटल कितना अंश है यहाँ पर राज्य शासन का? तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? ये 3800 और ये 3500, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 7200। ये राज्य शासन का अंश है। यहाँ पर कितना अंश हो जाएगा राज्य शासन का? तो यहाँ पर हो जाएगा 3650। इस प्रकार से आपको राज्य शासन का अंश भी ध्यान में रखना है, पहले का मानदेय भी ध्यान में रखना है, अभी कितना इंक्रीमेंट हुआ ये भी ध्यान में रखना है, और उनकी अंतिम सैलरी वर्तमान में कितनी है वो भी ध्यान में रखना है। कोई एक चीज़ भी याद रख लेंगे तो भी बाकी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के कार्य के बारे में। तो देखिए, आंगनबाड़ी जो पर्यवेक्षक होते हैं या फिर कहते हैं महिला सुपरवाइज़र, ये इनका पद होता है। इनके नाम में ही समझ में आ रहा है कि इनका कार्य सुपरविज़न का होता है। तो किसके सुपरविज़न का होता है? आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका के कार्यों का सुपरविज़न का होता है। तो ओवरऑल तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इनका कार्य क्या होता है? तो सुपरविज़न का होता है। तो किसके किसके सुपरविज़न का? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के सुपरविज़न का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कार्यों के सुपरविज़न का, और जितने भी योजनाएं चल रही है, योजनाएं, स्कीम, कार्यक्रम जो भी हम कह सकते हैं, वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं, इसके सुपरविज़न का। ठीक है, फिर भी हम आइए यहाँ पर एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे हम, केवल इसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ के ही समझ सकते हैं कि पर्यवेक्षक के कार्य क्या होते हैं। इसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, पहला कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने,
लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु अभिलेख तैयार करने तथा लाभ पाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन देना। ठीक है, देखिए ये जितने भी कार्य हैं वो किसके हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं। क्या क्या कार्य हमने देखा? तो क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना, गांवों का दौरा करना, अभिलेख तैयार करना, ठीक है, गांवों में जन्म एवं मृत्यु अभिलेख तैयार करना, ठीक है, लाभ पाने वाले व्यक्तियों की पहचान करना। तो ये सारे काम कार्यकर्ताओं के हैं, लेकिन इन सभी कार्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना और उन्हें मार्गदर्शन देने का काम किसका है? तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का है। ठीक, अगला कार्य, प्रत्येक पर्यवेक्षक को प्रति माह कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इनका मुख्य काम क्या होता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण करना या फिर उनका सुपरविजन करना। तो एक महीने में कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण करना इन्हें आवश्यक होता है, जिसका रिपोर्ट संकलित करके इन्हें परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना होता है। ठीक, अगला कार्य, घर घर जाकर परिवारों से संपर्क करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट, सरल एवं शिक्षाप्रद संदेश, स्वास्थ्य तथा पोषण आहार शिक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री का उपयोग करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं उसमें पर्यवेक्षक को सहायता देना है, उसे गाइड करना है। ठीक, नेक्स्ट, समय समय पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीयन रिकॉर्ड, शेष माल वस्तुओं की जांच करना तथा इस संबंध में उन्हें समय समय पर सूचना निर्देश करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी पंजीयन रिकॉर्ड है, वहाँ पर जो भी शेष माल है, शेष माल का मतलब जो भी वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, कितने राशन का सामान बचा हुआ है, कितने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों का परीक्षण करने का कार्य किसका है? तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का है। प्रति माह एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की प्रगति का पुनरावलोकन करना। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका भी परीक्षण करना कि ये योजना अभी कहाँ तक किस स्टेज पर है, कितना कार्य कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा है, कितना होना चाहिए था, इन सभी का परीक्षण करने का कार्य किसका होता है? तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का कार्य होता है। ठीक, फिर क्या है? क्रियात्मक समस्याओं पर चर्चा करना, विचार करना तथा उनका समाधान के लिए कर्मचारियों की मासिक बैठक बुलाना। जो मीटिंग बुलाने का कार्य है वो भी पर्यवेक्षक का होता है। वो क्या करती है? एक मीटिंग बुलाती है, वहाँ पर चर्चा की जाती है कि पर्टिकुलर कोई भी योजना या कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा गया है, अगर वो लेट है तो उसका कारण क्या है और उस कारण का समाधान क्या हो सकता है। ठीक, अगला कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व परियोजना अधिकारी के बीच में संबंध स्थापित करना। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के नीचे के पद के अधिकारी हैं, ठीक है, और परियोजना अधिकारी मतलब वो उस परियोजना के सबसे बड़े अधिकारी मतलब कि CDPO। ठीक, इन दोनों अधिकारियों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य किसका होता है? तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा था कि एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा भी आती है, ठीक है, संदर्भ सेवाओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनसे भी इनका तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच में जो संपर्क सूत्र का कार्य है वो पर्यवेक्षक करती है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, विभिन्न सेवाओं द्वारा लाभ पाने वाले व्यक्तियों की सूची के सही होने की जांच करना। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है? जांच किया जा रहा है। ठीक, और इन सेवाओं के सही वितरण की देखरेख करना। अगला, खाद्य सामग्री का भंडारण, भोजन तैयार करने की व्यवस्था तथा पूरक पोषाहार, दवाइयाँ, शाला पूर्व शिक्षा के लिए जरूरी सामग्री, रजिस्टर तथा आदि चीज़ों के लिए स्टॉक की जाँच करना। ठीक, मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी स्टॉक होते हैं,
चाहे वो रजिस्टर की बात की गई हो या फिर भोजन की बात की गई हो, किसी प्रकार के जो भी सामग्री होते हैं उनका जांच करना, ठीक है। और इसके बारे में बाल विकास परियोजना अधिकारी को बताना, ठीक। अगला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निजी तथा कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना। उनकी कोई निजी समस्या है या फिर कार्य संबंधी समस्या है, उन सभी को पता लगाना और उसका समाधान करने का कार्य भी किसका होता है, तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का होता है। अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य के बारे में। डिफरेंस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन करना। ये जितनी भी हमने 6 सेवाएं पढ़ी थी ना, ये सारा संचालन का कार्य या किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का कार्य किसका होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। प्रत्येक माह के भोजन की जांच करना और विकास कार्ड में दर्ज करना, ठीक। तो जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का कार्य जो होता है वो भी किसका होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसव से पूर्व और प्रश्नोत्तर जांच में सहायता करना। देखिए वो जो 6 सेवाएं हैं ना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषाहार, ये जितने भी 6 सेवाएं हैं सभी का आयोजन करने का कार्य किसका होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। घरों में दौरों के दौरान विकलांगता की पहचान करना, देखो ये संदर्भ सेवा के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उन मामलों को निकाल कर या जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना, ठीक है। वही उन्हें कहाँ भेजना, तो जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना। बीमारियों के आपातकालीन मामलों में स्वास्थ्य केंद्र में भेजना, ठीक। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। 5 व्यंजन सूची तैयार करना और पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी संचालन का कार्य या आयोजन का कार्य होता है वो किसका होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होता है। अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य के बारे में। तो इनका कार्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहायता देने का होता है। और क्या कार्य होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रतिदिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाना और उन्हें घर तक छोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई करना, वहाँ बैठने की व्यवस्था करवाना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना और बच्चों को शौच आदि कराना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में केंद्र की सारी जिम्मेदारी उठाना, ठीक। यहाँ समझ में आ गया होगा कि आंगनबाड़ी सहायिका का कार्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे CDPO के बारे में। CDPO का क्या मतलब होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। देखिए ये जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है वो बहुत सारी परियोजना से मिलकर बनी होती है और एक एक परियोजना के अंतर्गत ये जो एक एक परियोजना है ये कितने एरिया में फैला होता है, तो 1 लाख की जनसंख्या या फिर कह सकते हैं कि 100 आंगनबाड़ी के दायरे तक ये परियोजना फैला होता है, ठीक। तो ये जो परियोजना का अधिकारी होता है ना उसे ही CDPO कहा जाता है, मतलब कि बाल विकास पदाधिकारी कहा जाता है, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं, तो बाल विकास पदाधिकारी के कार्य किसी भी परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने का होता है, ठीक है। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, तो CDPO के ऊपर होती है। अब हम आगे बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड के बारे में, मतलब कि कितने एरिया के अंतर्गत में आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परियोजना के बारे में, ठीक। परियोजना कौन सी परियोजना, तो यही एकीकृत बाल विकास परियोजना। ये जो परियोजना है इसकी स्वीकृति के लिए
विकासखंड इकाई को आधार माना गया है। ठीक, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में परियोजना की स्वीकृति के लिए गाँव की संख्या मायने रखती है कि क्या मायने रखता है, तो क्या मायने रखता है, वो जो स्वीकृति का आधार होता है वो विकासखंड इकाई होता है। ठीक, तो इसके भी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र में 1 लाख की जनसंख्या होने पर परियोजना को स्वीकृति दी जाती है। ठीक, लेकिन ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में विकासखंड की जनसंख्या 2 लाख से अधिक होने पर 1 से अधिक परियोजना चलाई जा सकती है। ये बस आप एक बार देख लीजिए, ध्यान में भी रहना चाहिए, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये दोनों जो है रो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है और ये दोनों जो है वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है। किस एरिया में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित किया जाता है और किस एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक, तो 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, एक तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र और दूसरा अनुसूचित क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं। तो 2 ही कैटेगरी है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र और दूसरा अनुसूचित क्षेत्र। ठीक, तो देखिए 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। उसी प्रकार से 800 से 1600 की जनसंख्या पर एक और आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। 1600 से 2400 की जनसंख्या पर एक और आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है और यहीं पर 800 की गुणांक पर एक एक आंगनबाड़ी केंद्र और हो सकता है। सिमिलरली आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्राइटेरिया 300 से 800 की जनसंख्या पर है। ठीक, नीचे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करते हैं तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा और आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा। तो अब इसे याद करने के लिए कैसे करें, हमने टेबल में तो देख लिया। तो देखिए इसे याद करने के लिए ये कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है, मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी। अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो मिनी आंगनबाड़ी के लिए क्या है क्राइटेरिया, 150 से 300, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 300 से 800। ठीक, तो यहाँ पर सब हाफ हाफ देखिए, 150 से 300, 300 से 800। और अगर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कैसा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर 150 से 400 है और नीचे 400 से 800 है। बस इतना ही तो आपको ध्यान में रखना है, इतना याद कर लीजिए आप, है ना। आगे हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन किराया। जो मासिक किराया होता है आंगनबाड़ी केंद्रों का वो कितना होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो नए आंकड़े हैं वो 1 अप्रैल 2023 से लागू किए गए हैं। ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र में प्रति माह आंगनबाड़ी केंद्र का किराया कितना है, 2000 है। शहरी क्षेत्र में 6000 है और महानगर में 8000 है। 2000 ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 6000 और महानगर में 8000। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पूर्व इसका किराया क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपये प्रति माह था प्रति आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी क्षेत्र में 750 रुपये प्रति माह प्रति आंगनबाड़ी केंद्र था। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ना, इसके संचालन के लिए केंद्र एवं राज्य का अंश कितना कितना है, तो 25 एवं 75, 25:75 है, ये केंद्र का है और ये राज्य का है। ये जो एकीकृत बाल विकास योजना है, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये एकीकृत बाल विकास योजना ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो भारत सरकार है। इसका नवीन नाम क्या है, तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तीसरा, आकार की दृष्टि से ये जो परियोजना है, ये विश्व का सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार टोटल 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र और 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। ठीक है, स्वीकृत और संचालित, ये दोनों शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सारे स्वीकृत हैं, है ना। कितना, 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र और 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक, प्रदेश में 46,059 आंगनबाड़ी केंद्र और 5,644 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। स्वीकृत कितने हैं, तो 46,660। संचालित कितने हैं, तो 46,059। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य के 140 विकास खंडों में, जैसा कि हमने पहले ही बात किया है, कि 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है और जिसमें 15 नगरीय है, 205 ग्रामीण है। तो जितनी भी बाल विकास परियोजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखिए 121 अनुसूचित क्षेत्र में है और 84 जो है वो सामान्य क्षेत्र में है। तो इन आंकड़ों को आपको याद करना है ना। इन आंकड़ों को आपको याद करके रखना है। लास्ट, भवन निर्माण के लिए प्रावधानिक राशि, मतलब किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अगर कोई भवन निर्माण कराया जाना है तो कितनी राशि प्रावधानिक है, तो 12 लाख की, जिसमें भी FC फंड मतलब कि बाहरी फंड 8 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए राज्य देगी और केंद्र का अंश कितना है, 2 लाख रुपए का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन सभी आंकड़ों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल आपको रट लेना है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, हम इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्षों के सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसका पैटर्न किस प्रकार से है इन सवालों का और आने वाले वर्षों में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।